सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू एडवाइस लर्निंग लिव टू लर्न। लास्ट लेक्चर में हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ तक अपना टॉपिक खत्म किया था। स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट दिस टर्म मीन्स स्लोप। ओके, सो ग्रेडियंट का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो कि स्लोप, जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं ग्राफ पे ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो जो आपको मिलेगा दैट इज योर स्लोप। सो हियर वी आर कंपेयरिंग change in temperature with respect to length. So change in temperature per unit length in a conductor can be said as temperature gradient. Okay, last lecture तक हमने यहाँ पे कवर किया था। Now हम एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, एंड दैट कंसेप्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। सो इसके बारे में हमें काफी डीप में स्टडी करना है। नाउ विल कंसिडर अ केस, अ सिंपल सिनेरियो, जहां पे एक क्यूबिक बॉडी है। ओके, क्यूबिक हमने एक सिंपल स्ट्रक्चर लिया हुआ है बिकॉज ज्योमेट्रिकली एक बेसिक शेप है ये। सो एक क्यूबिक बॉडी है, वी कैन कंसिडर दिस टू अ वॉल। आपके घर पे जो वॉल्स रहते हैं उस पर हम कंसिडर कर सकते हैं, तो वॉल भी एक क्यूबॉइड के शेप में होता है। ओके, नाउ जस्ट इमेजिन कि ये वाला जो फेस है ये आपके घर के अंदर का पार्ट है। लेट्स कंसिडर दिस एज द इनसाइड ऑफ योर हाउस एंड दिस एज द आउटसाइड ऑफ योर हाउस। ओके, सो यहाँ पे ये जो घर के अंदर है, ये घर के बाहर, लेट्स से यहाँ से सनरेज आ रहे हैं कंटिन्यूसली। ओके, सो यहाँ से सनरेज आ रहे होंगे, सो दे विल ब्रिंग हीट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन विद देम। रेडिएशन क्या होता है हम आगे देखने वाले हैं। सो यहाँ से ये पूरा वॉल सॉलिड है, यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा। हीट को हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दिस इज हीट। हीट ट्रांसफर होने वाला है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, सिंपल। सो व्हेन दिस हीट विल ट्रांसफर बाय एक्सपेरिमेंट्स, ऐसा कुछ ऑब्जर्व हुआ है कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा इट विल डिपेंड ऑन 4 फैक्टर्स। हम वो 4 फैक्टर्स कंसिडर करेंगे यहाँ पे और उससे रिलेट करके एक फॉर्मूला डिराइव करने का ट्राई करेंगे। नाउ दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड, हीट ट्रांसफर होने वाला है। सो द फैक्टर्स ऑन विच द अमाउंट ऑफ हीट दैट विल ट्रांसफर हम यहाँ से समझ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये वर्ड पे ध्यान देना, अंडर स्टेडी स्टेट। अंडर स्टेडी स्टेट यहाँ पे सी, लेट्स से ये बॉडी पूरा का पूरा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जब यहाँ पे हीट हिट करेगा, इस पार्ट पे आएगा, सो द टेम्परेचर ऑफ दिस साइड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये इंक्रीज होगा तो यहाँ पे इंक्रीज होगा टेम्परेचर, यहाँ पे कंटिन्यूसली पूरे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होते रहेगा। लेकिन इंक्रीज होते होते ऐसा नहीं ना 1000 तक पहुंच जाएगा। देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट जहाँ तक ये इंक्रीज होने वाला है। लेट्स से ये इंक्रीज होकर 32 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। सो दिस साइड इज 32, ये तो घर के अंदर है, रूम टेम्परेचर 25। सो यहाँ से जो हीट आ रहा है इसने मैक्सिमम ये टेम्परेचर को कहाँ तक रेज कर पाया, 32 डिग्री सेल्सियस। सो 32, 31, 30, 29, 28, 27 ऐसे करते करते हम 24 तक आ रहे हैं। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज कि आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम हीट ट्रांसफर हो रहा है और कुछ टाइम बाद पूरे बॉडी का ना टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। एट अ सर्टेन पॉइंट कांस्टेंट रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा पूरे बॉडी का सेम होगा, नहीं। जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ से हीट सोर्स कॉन्टैक्ट में है, जहाँ हीट सोर्स हिट कर रहा है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यहाँ से धीरे धीरे आप आओगे तो कम होते जाएगा टेम्परेचर, बट वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 32 है तो कल चेक करोगे तो भी 32 रहेगा। रियल लाइफ में ऐसा होता है? नो। वी आर कंसिडरिंग स्टेडी स्टेट फॉर इजी कैलकुलेशन। सो यहाँ पे क्या लिखा है देख लीजिए, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन द हीट Q फ्लोइंग फ्रॉम हॉट साइड टू कोल्ड साइड, हॉट साइड लेफ्ट में, कोल्ड साइड राइट में, हॉट साइड टू कोल्ड साइड डिपेंड्स ऑन, नाउ द फर्स्ट थिंग जो ये हीट डिपेंड करने वाला है दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। नाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इस साइड का जो एरिया है, सपोज इफ आपको ऐसा दिख रहा रहेगा वॉल, तो वॉल का ये साइड, ये जो एरिया है वॉल का, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन स्टूडेंट्स हमेशा डायरेक्शन से परपेंडिकुलर रहता है, तो हीट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया। ओके, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। नाउ कैसे डिपेंड करता है चेक करते हैं। सो द हीट डिपेंडिंग ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो होगा, ठीक है ना। वो तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि सी दिस स्टाइलस, इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल काफ़ी छोटा है, इसको मैंने धूप में रख दिया। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी इंसिडेंट ऑन दिस स्टाइलस विल बी लेस बिकॉज यहाँ पे एरिया छोटा है। अब इसकी जगह मैंने बहुत बड़ा एक मेटल शीट ला के रख दिया, सो उसका एरिया ज़्यादा है, इट विल गेन मोर एनर्जी। सो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सेकेंड थिंग, टेम्परेचर डिफरेंस। ये भी समझना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इफ दिस साइड का टेम्परेचर लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का 19 है, डिफरेंस कितना हो गया 1, तो उस हिसाब से हीट फ्लो होगा। अब यहाँ पे 20 की जगह अगर मैंने 200 रख दिया और यहाँ पे 19 है, ओके, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो हीट भी ज़्यादा फ्लो होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ थर्ड पॉइंट इज टाइम T।
ये टाइम के साथ कितना प्रोपोर्शनैलिटी आएगा वो देखना रहेगा। ना स्टूडेंट्स ये भी बहुत सिंपल है कि इफ़ आई एम लेट्स से एक एक्सपेरिमेंट में मैंने वॉल को हीट सप्लाई किया एंड आई सप्लाइड इट फॉर 1 मिनट, तो जितना हीट वो गेन करेगा, अगर मैं टेम्परेचर में 1 मिनट की जगह 1 आवर ले लेता तो टाइम बढ़ने पे ज़्यादा हीट लेगा ना वॉल। सो टाइम के साथ भी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ द ओनली थिंग जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फेसेस। बिटवीन फेसेस मतलब टू एंड्स में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टू एंड्स में यहाँ पे T1 और T2 ये दोनों टेम्परेचर्स है एंड का। तो इस एंड और इस एंड में जो डिस्टेंस है इसको मैं x से डिनोट कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना हीट ट्रांसफ़र कम होगा। यहाँ पे ये एज पे, इससे हम थोड़े से दूर पे रहेंगे तो आपको टेम्परेचर फिर भी गर्म फील होगा, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हीट है। जैसे जैसे आप आगे आओगे हीट टेम्परेचर का अमाउंट कम होते जाएगा। सो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि दिस, अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे आप चले गए तो हीट ट्रांसफ़र वहाँ कम हो रहा है। सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। आई होप ये चारों पॉइंट, ये चारों फैक्टर्स आपको समझा रहेगा। ओके, नाउ ये चारों फैक्टर्स को अगर हम साथ में ले लें, कंबाइनिंग ऑल दीज 4 फैक्टर्स विल गेट heat energy is directly proportional to area, directly proportional to change in temperature, directly proportional to time, and inversely proportional to distance, perpendicular distance. स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मेरे को नहीं चाहिए, मुझे इसको इक्वालिटी में कंसिडर करना है, मुझे एक इक्वेशन बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस Q इज इक्वल टू K A डेल्टा T टाइम अपॉन x। एंड डियर स्टूडेंट्स ये जो K यहाँ पे लिखा है दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। एंड क्योंकि ये कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, हेंस दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं होगा। फॉर डिफरेंट मटेरियल्स वी हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। नाउ आप सोच सकते हैं मैंने 2 मटेरियल लिया, दोनों का एरिया सेम, टेम्परेचर डिफरेंस सेम, टाइम सेम और x सेम है, तो ज़्यादा हीट किस में ट्रांसफर होगा या किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? प्योरली एंड प्योरली ऑन k, वैल्यू ऑफ k पे डिपेंड करेगा। सो जो हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनका k का वैल्यू ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब का थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू कॉन्स्टेंट का ज़्यादा रहेगा। फॉर रबर, फॉर प्लास्टिक इसका वैल्यू बहुत कम रहता है, इसलिए आप कितना भी हीट सप्लाई कर लो, कितना भी ट्राई करो, इसमें ज़्यादा हीट सप्लाई नहीं होगा। ओके, इसलिए वो बैड कंडक्टर्स कहलाते हैं ना। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं फॉर गिवन अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करने के लिए। बट यहाँ से मुझे मेन गोल, मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं है, मुझे यहाँ से यूनिट निकालना है, के के बारे में और स्टडी करना है। सो टू अंडरस्टैंड और टू डिराइव द यूनिट ऑफ के, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि वी कैन शिफ्ट ऑल दीज एक्स्ट्रा टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो वी गेट के इज इक्वल टू, ये x ऊपर आ जाएगा, q x द होल अपॉन a इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा t को मैं t फाइनल माइनस t इनिशियल लिख देता हूँ, जस्ट इन केस अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पे, इंटू टाइम। ये आपका फॉर्मूला आ गया फॉर k। ओके, नाउ अगर मुझे ऐसा यूनिट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बार बार बताया, व्हाट यू कैन डू हियर इज फॉर्मूला में हर एक यूनिट का सेपरेट वैल्यू पुट कर दीजिए, उसका यूनिट ऐसा यूनिट रख दीजिए, आपको पूरे फॉर्मूला का ऐसा यूनिट मिल जाएगा। सो क्यू स्टूडेंट्स, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका ऐसा यूनिट जूल, इनटू एक्स इज अ लेंथ मीटर पर, एरिया आएगा मीटर स्क्वायर, इनटू चेंज इन टेम्परेचर को मैंने बार बार कहा है, आप डिग्री सेल्सियस और केल्विन ले सकते हैं, मैं यहाँ पे केल्विन लिखूंगा बिकॉज दैट इज द ऐसा यूनिट। टाइम के लिए हम सेकेंड लिखेंगे। ओके, जूल मीटर पर मीटर स्क्वायर केल्विन सेकेंड। अब यहाँ पे हम थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं। मीटर से मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 मीटर बचा हुआ है। जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, क्या इसको ही हम वॉट बोलते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर का ऐसा यूनिट रहता है ये। सो दिस इज इक्वल टू वॉट पर Kelvin, and this is the SI unit, SI unit of thermal coefficient of thermal conductivity. Okay, so यहाँ से SI unit मिल चुका है, watt
पर केल्विन। थोड़ा सा अगर आप इसको डीप में समझने का ट्राई करेंगे तो व्हाट थर्मल कंडक्टिविटी इज सेइंग इज कि पर केल्विन कितना पावर ट्रांसफर करेगा, कितना हीट पर सेकेंड ट्रांसफर होगा पर केल्विन। ओके, सो यहां से क्या मैं थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकता हूं, ट्राई करते हैं। ये मेरे पास फॉर्मूला है और लेट्स से ये इजी वाला पकड़ते हैं, ये फॉर्मूला है। इफ आई कीप द एरिया ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन टाइम 1 सेकेंड एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर, तो ये सबको 1 रख दूंगा तो मेरा Q K के बराबर हो जाएगा। तो मैं डिफाइन करूंगा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर बिटवीन टू एंड्स। ध्यान से सुनना क्या क्या बोल रहा हूं। क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर बिटवीन इट्स एंड फॉर 1 सेकेंड एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन। सो 1 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस है, 1 सेकेंड तक मुझे कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा वो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी से पता चल जाएगा। आप ये सारे वैल्यूज को 1 रखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड या हीट ट्रांसफर बिटवीन टू एंड्स या हीट ट्रांसफर थ्रू अ कंडक्टर ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर हैविंग टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना हीट सप्लाई करना पड़ रहा है ये आपको पता चल जाएगा फॉर द गिवन कंडीशंस। काफी सिंपल है ये। नाउ इसको लिखने का एक और तरीका होता है, द गिवन फॉर्मूला यहां पे बस ये जो आपको टाइम दिख रहा है ना यहाँ पे, दिस टाइम, इसको हम अगर दूसरे जगह शिफ्ट कर दें, लेफ्ट में शिफ्ट कर दें, सो वी गेट Q बाई टी इज इक्वल टू K A डेल्टा T, और हमने जैसा अभी डेल्टा T को पूरे फॉर्म में लिखा था, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर द होल अपॉन x। इसको हीट फ्लक्स बोला जाता है स्टूडेंट्स, और इसी को हम P से डिनोट करते हैं। सो दिस इज द टाइम रेट। टाइम रेट मतलब हम हीट को टाइम से कंपेयर कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा पूरा हीट ट्रांसफर होने में। सो हीट रहता है जूल और ये सेकेंड, जूल पर सेकेंड, इसका SI यूनिट, हीट फ्लक्स का SI यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड, दैट इज वॉट। ओके, जूल पर सेकेंड को ही वॉट बोला जाता है। आई होप आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं है, काफी सिंपल टॉपिक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, थर्मल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वर्ड सुनते ही आपको फर्स्ट थिंग क्या दिमाग में आना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। हमने इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा हुआ है, हमें वोल्टेज पता रहता है क्या है, हमें करंट पता रहता है क्या है। एक बार जस्ट रिवाइज करवा देता हूं। सी, सपोज यहां पे एक पॉइंट है, ये एक बैटरी है, यहां पे एक और पॉइंट। ओके, ये बैटरी का जो भी वोल्टेज है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में रहेगा एंड यहां से करंट फ्लो होगा थ्रू अ रेजिस्टर। सो रेजिस्टर में से करंट क्यों फ्लो होता है? क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस रहता है। इन द सेम मैनर स्टूडेंट्स, अपने यहां पे कंडक्टर में से हीट क्यों फ्लो हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस है ना। कंडक्टर में से हीट तभी फ्लो होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस है। तो फ्लो होने वाली चीज क्या है यहाँ पे? हीट। डिफरेंस क्या है? टेम्परेचर का। एंड सेम चीज में इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या देखा कि फ्लो होने वाली जो चीज है उसको हम करंट बोलते हैं। करंट I फ्लो होता है, रेजिस्टर में से फ्लो होता है। क्यों फ्लो हो पाता है? क्योंकि दोनों टर्मिनल के बीच में कुछ वोल्टेज का डिफरेंस है। तो वैसे हीट क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। यहां से हम रेजिस्टेंस को क्या लिखते थे? ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर। सो वी गेट I इज इक्वल टू V बाय आई, R इज इक्वल टू V बाय आई। ये एनालॉगस है थर्मल रेजिस्टेंस से। सो थर्मल रेजिस्टेंस के लिए मैं लिख सकता हूं हीट क्यों फ्लो होने वाला है? कॉज टेम्परेचर डिफरेंस है, और फ्लो क्या हो रहा है? हीट। यहां पे फ्लो हो रहा था करंट। तो थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन फ्लो क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है ना। तो वहां पे करंट फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी में, यहां पे हीट फ्लो होगा। तो ये फॉर्मूला है आपका थर्मल रेजिस्टेंस का। ना सबसे पहली चीज ये काम कहां आता है, तो काफी ध्यान से सुनना। कंडक्टिविटी आपको ये बताता है कि हाउ मच हीट कैन इट अलाउ, कितना हीट वो पास करने देगा, एक बॉडी अपने अंदर कितना हीट पास करने देगा फॉर 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस इन 1 सेकेंड फॉर 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया।
रेजिस्टेंस आपको बताता है कि वो कितना हीट को रोकेगा। सी इन आर कंट्रीज जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है, यहाँ पे क्या होता है कि हमें हवा को ठंडा करना रहता है, हमें बाहर के धूप से बचना है। तो हमारा मेन गोल क्या रहेगा यहाँ पे कि हीट जो है हमारा इंडोर्स में वैल्यू रहता है कि हम रूम को ठंडा करते हैं। इन कंट्रीज जो पोल्स के नज़दीक है, जहाँ पे विंटर काफ़ी ये रहता है, स्ट्रांग रहता है, वहाँ पे क्या होगा, देयर मेन टास्क इस कि जो अंदर हीट जमा हुआ है रूम के वो बाहर ना जाए, बिकॉज बाहर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, हीट ट्रांसफर रूम के अंदर से बाहर होता है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो वहाँ पे ना वॉल्स ऐसे नॉर्मल नहीं बनाए जाते हैं, वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे दे मेक वॉल्स ऑफ स्पेशल इंसुलेशंस ताकि अंदर का जो हीट ट्रैप हुआ है वो बाहर ना जा सके। ओके, सो इस वहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस का काम आएगा। कोई ऐसा मटेरियल जिसका थर्मल रेजिस्टेंस ज़्यादा है दैट कैन बी यूज्ड एज एन इंसुलेटर। सो आप सोच सकते हैं कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हमने देखा रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सेम लॉजिक यहाँ पे आएगा। ओके, सो थर्मल रेजिस्टेंस उन मटेरियल्स के लिए हम यूज करेंगे जिनका थर्मल कंडक्टिविटी कम है। नाउ मुझे ये फॉर्मूला लेके आना है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन क्यू। क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज करके ऐसा कुछ डिराइव कर सकता हूं? देखिए, सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर मुझे यहां दिख रहा है, मैं इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाऊंगा तो क्यू अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो क्यू अपॉन चेंज इन टेम्परेचर क्या बचेगा, के ए टी बाय एक्स। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्यू अपॉन चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू के ए टी बाय एक्स। ओके, इसका इनवर्स करते हैं हम। सो चेंज इन टेम्परेचर अपॉन क्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन के ए टी। ठीक है, सो यहां पे थर्मल रेजिस्टेंस आपको मिलेगा चेंज इन टेम्परेचर अपॉन क्यू विच इज इक्वल टू एक्स के ए। ओके, सो यहां से ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। दिस रिप्रेजेंट्स योर थर्मल रेजिस्टेंस कि पर सेकेंड कोई कितना हीट ट्रांसफर को रेजिस्ट करने का ट्राई करेगा। सो थर्मल रेजिस्टेंस का अगर आपको किसी ने एसआई यूनिट पूछा, सपोज यू हैव बीन आस्क्ड द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, सो कैसे निकालेंगे हम? ये लेंथ है, ये मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट, आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो डिग्री सेल्सियस पर जूल, डिग्री सेल्सियस पर जूल। ओके, सो ऐसे हम रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी टॉपिक्स है ये, प्लीज़ एक बार रिवाइज करना है इसको। दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड हैं। अगर किसी मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसका थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा एंड वाइस वर्सा। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, दिस इज मोस्टली अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, काफ़ी ईजी क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान देना। काम कहाँ आता है ये सब पढ़ना, थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल रेजिस्टेंसेस। तो फर्स्ट मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, टू डिजाइन इंसुलेशन थिकनेस ऑफ वॉल्स। किसी वॉल का इंसुलेशन का थिकनेस कितना होगा ये डिजाइन करने में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यही सिमिलर कैलकुलेशंस करते हैं टू डिजाइन द इंसुलेशन जो किसी वॉल के एक्सटीरियर पे लगाया जाता है ताकि हीट अंदर से बाहर ना जा सके। एंड इन सम प्लेसेस इंसुलेशन अंदर भी लगाया जाता है ताकि हीट बाहर से अंदर ना आ सके। ठीक है, तो दिस में डिपेंड ऑन द सिनेरियो, बट कैलकुलेशन के लिए सेम लॉजिक रहेगा। अच्छा, एक एकदम सिंपल एग्जांपल जो हमने हाउस होल्ड अप्लायंसेस में देखा रहेगा। आपने कभी वैसे यूटेंसिल्स अगर देखे होंगे जो ऊपर से ना एल्यूमिनियम के रहते हैं और नीचे से कॉपर के रहते हैं, तो ऊपर उनका कलर सिल्वर रहेगा और नीचे कलर ब्राउन रहता है। ठीक है, मोस्टली ये खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। उसका क्या लॉजिक है कि दो अलग मटेरियल यूज करने का, एक ही करो ना। सी, पहले ऐसा था कि एल्यूमिनियम के ही सारे यूटेंसिल्स आ रहे हैं, बट द थिंग इज एल्यूमिनियम का थर्मल कंडक्टिविटी कम है, तो फॉर सेम अमाउंट ऑफ हीट एल्यूमिनियम में ना बहुत ज़्यादा टाइम तक हमें हीट ट्रांसफर देना पड़ता है ताकि सेम टेम्परेचर बढ़े। तो खाना पकने के लिए एल्यूमिनियम में ज़्यादा टाइम लगता है, सो ज़्यादा आपका फ्यूल वेस्ट होगा, ज़्यादा आपका सिलेंडर का जो गैस है वो वेस्ट होते रहता है। ओके, सो वहाँ पे फिर लॉजिक क्या है, कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करो जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा रहेगा तो जल्दी उसमें खाना बनेगा। सो फॉर एग्जाम्पल कॉपर यूज़ कर सकते हैं। बट नाउ हियर्स द कैच, क्योंकि कॉपर का डिमांड बढ़ गया है, हर जगह वायरिंग वगैरह में भी कॉपर यूज़ हो रहा है, उसका कॉस्ट बढ़ गया है। एंड क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया है कॉपर का, तो पूरे यूटेंसिल को कॉपर से बनाना खर्चे का काम है।
सो यहाँ पे एक ट्रिक यूज किया है. व्हाट दे डिड इज, आप गैस स्टोव में सप्लाई कहाँ से करते हो एनर्जी को? ऊपर, लेफ्ट, राइट, नीचे, कहाँ से करोगे? नीचे से सप्लाई करते हैं. सो नीचे वाले पार्ट को कॉपर से बना दिया जाता है, हीट वहां से ही गेन होगा ना. सो नीचे वाले पार्ट को कॉपर से कोट कर दिया जाता है, टू बी प्रिसाइज कोटिंग कर दिया जाता है कॉपर का. तो वो कॉपर फटाफट हीट ले रहा है अपने अंदर, खाने तक हीट छोड़ दे रहा है. एंड ऊपर का पार्ट एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, जो कि सस्ता है कॉपर से, काफी सस्ता है एल्यूमिनियम. सो ये लॉजिक यूज कर सकते हैं. तो कुकिंग यूटेंसिल्स में यहां पे भी थर्मल कंडक्टिविटी का एप्लीकेशन है. और कहीं पे भी ऐसे जहां पे हमें, जैसे आपने अभी यूटेंसिल्स की बात करो तो स्पैचुलास वगैरह आते हैं जिनका आगे का साइड मेटल का रहता है और पीछे उसके रबर रहेगा. रबर एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इट हैज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. सो इसलिए उसमें हम यूज़ कर सकते हैं ये. सो दिस इज द लॉजिक कि एप्लीकेशंस कैसे होते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के. प्लीज़ आप इसको एक बार रीड कर लेना. इट्स नथिंग न्यू, एकदम सिंपल, जो बेसिक हम बचपन से पढ़ते हैं, कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन. मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में. कंडक्शन के लिए वी नीड कॉन्टैक्ट होगा, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के नहीं जाता. एक मॉलिक्यूल है, वो इसने हीट गेन किया, ये बहुत जोर से वाइब्रेट हो रहा है, इसने दूसरे को वाइब्रेट किया, दूसरा तीसरे को करेगा, एंड सो ऑन. यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के नहीं जा रहा. बट इन कन्वेक्शन द मॉलिक्यूल्स लीव देयर प्लेस. सो इट इज अ बल्क मोशन. बल्क मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल साथ में हिलता है वहां से. सो लेट्स कंसिडर अ सिंपल कंटेनर. यहां पे मैंने पानी भर दिया है. ओके, यहां से मैं बर्नर से हीट सप्लाई कर रहा हूं. तो हीट बर्नर से यहां से हीट सप्लाई हो रहा है. अब ये पानी गर्म होने लगेगा. सो यहां पे होगा क्या, ये जो कंटेनर है सबसे पहले तो ये गर्म हो जाएगा क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है एंड मेटल इज अ गुड कंडक्टर, इसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है. सो दिस मेटल इट विल गेट और गेन हीट फ्रॉम द बर्नर, एंड बर्नर की वजह से इसके कंटेनर के मॉलिक्यूल्स दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विगरसली, एक दूसरे को धक्का देंगे और पूरा हीट ट्रांसफर होने लगेगा. सो ये पूरा गर्म हो जाएगा. नाउ ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे कांटेक्ट में, व्हाट विल हैपन इज कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कंटेनर से कांटेक्ट में है, एंड बिकॉज ऑफ कांटेक्ट विद द कंटेनर उनमें हीट ट्रांसफर होगा. एंड कांटेक्ट वाले हीट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? कंडक्शन. सो यहाँ पे कंडक्शन होने लगेगा. ओके, सो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये गर्म हो गए. नाउ आपको पता होना चाहिए कोई भी चीज़ जब गर्म होता है उसका डेंसिटी कम हो जाता है. डेंसिटी कम हो रहा है मतलब वो हल्का हो रहा है, चीज़ एक्सपांड हो रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है. तो वो चीज़ हल्का हो गया तो वो ऊपर आने लगेगा. कोई भी चीज़ हल्का है वो ऊपर, इसलिए गर्म हवा कहाँ जाता है? ऊपर. हॉट एयर बलून सुना रहेगा आपने, उसमें हवा को गर्म किया जाता है तो वो हल्का हो जाता है और पूरे बलून को ऊपर लेके जाता है. सो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हल्के हो गए तो ये कहाँ जाएंगे? ऊपर. अब ये ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स है इनका टेम्परेचर नहीं बढ़ा है ना अभी तक, तो ये सब तो ठंडे हैं. तो एक गर्म मॉलिक्यूल ऊपर चला जाएगा एंड यहां से ये जो ठंडे मॉलिक्यूल्स है ये नीचे आ जाएंगे. अब ये ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आएंगे, बर्नर के क्लोज आ गए. नाउ दे विल रिसीव हीट एनर्जी. फिर वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल से और ज्यादा गर्म हो जाएंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे. तो आपको समझ रहे, ऐसे कंटिन्यूस एक करंट चल रहा है. तो यहां पे मोशन हो रहा है ना, बल्क मोशन. जब सिर्फ बल्क मोशन होता है, ओनली बल्क मोशन, तो उसको बोलते हैं एडवेक्शन. ओके, सो कंडक्शन एंड एडवेक्शन. कंडक्शन में कॉन्टैक्ट, एडवेक्शन में बल्क मोशन हो रहा है. अगर ये दोनों को साथ में किया हमने तो आपको मिलता है कन्वेक्शन. सो कंडक्शन एडवेक्शन दोनों साथ में होगा, इसको कन्वेक्शन बोलते हैं. कन्वेक्शन रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि अगर आपको स्वेट वगैरह हो रहा है, सो आपका स्वेट आपके बॉडी पे रहता है, जब हवा फ्लो होती है तो वो इस स्वेट को साथ में लेके चला जाता है. स्वेट आपके बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगा थ्रू कॉन्टैक्ट है. कॉन्टैक्ट मतलब कंडक्शन. कंडक्शन से उसने एब्जॉर्ब किया, फिर स्वेट को जब हवा अपने साथ लेके जा रहा है तो बल्क मोशन हो रहा है, तो एडवेक्शन. अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू बल्क मोशन of the molecules is known as convection. Please note it down. A mode of heat transfer in which heat is transferred due to bulk motion. Bulk मतलब साथ में move हो रहे हैं. Bulk motion of molecules is known as convection. Convection में currents का formation होता है
एंड ये करंट्स की वजह से वो हीट ट्रांसफर होगा, फ्लो होगा. ओके, आई होप आपको कन्वेक्शन के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए. कन्वेक्शन में बल्क मोशन होता है, प्लीज रिमेंबर दिस, बल्क मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये मॉलिक्यूल्स का बल्क मोशन क्यों होगा? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एंड टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से डेंसिटी का डिफरेंस आ जाएगा. डेंसिटी डिफरेंस, ये डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से मोशन में आने लगेगा. आई होप आपको यहाँ तक बात समझी होगी. नाउ लकीली कन्वेक्शन और रेडिएशन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं है. न्यूमेरिकल्स सिर्फ कंडक्शन के ऊपर, वो एक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी इंटू टाइम द होल अपॉन एक्स, इस पे ही फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स रहेंगे. ओके, मूविंग ऑन, एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन. स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन में हम वी विल सी अ फ्यू एग्जाम्पल्स. जस्ट आपको, क्योंकि इस पर कुछ डीप कैलकुलेशंस है नहीं, तो जस्ट ऊपर ऊपर से आपको बताया गया है सम थियोरेटिकल पार्ट, सम एग्जाम्पल्स की कन्वेक्शन कहाँ पे देखने मिलता है. सो सबसे पहले तो एक आप एग्जाम्पल ये याद रख सकते हैं कि कूलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये तो प्राइम एग्जाम्पल है. चाय पीते होगे, चाय लिया, रख दिया है, गर्म चाय है, जो आपका वो कप है इट विल कंटेन सम हॉट टी, तो टी और कप दोनों का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा. नाउ व्हेन एयर फ्लोज ऑन इट, नेचुरल कन्वेक्शन की बात है, नेचुरल, आपका अपने ऐसा कुछ पंखे वगैरह के नीचे नहीं रखा है, नेचुरली आपने बस एक कप को लाके रख दिया है. विद इन सम टाइम उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा, और टेम्परेचर कम हो रहा है इसका मतलब हीट ट्रांसफर हो रहा है. कहाँ से कहाँ? फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. कप से लेके आपका रूम के अंदर हीट ट्रांसफर होने लगेगा एंड कप का टेम्परेचर डिक्रीज होगा. तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज ड्यू टू कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में मैंने बताया कंडक्शन प्लस एडवेक्शन, दो चीजें होती हैं. कंडक्शन कैसे? कप के सरफेस पे जब हवा ऐसा टच होके जा रहा है ना, तो कांटेक्ट हो रहा है, तो कांटेक्ट की वजह से इधर का जो हवा का मॉलिक्यूल है वो गर्म हो जाएगा, गर्म होके वो ऊपर जाने लगेगा और रूम के अंदर जो ठंडा हवा है वापस कप के पास आ जाएगा. फिर ये फिर से गर्म हुआ, ये ऊपर गया, दूसरा ठंडा हवा आया. तो कांटेक्ट एंड बल्क मोशन ये दोनों हो रहा है, इसलिए कन्वेक्शन हो रहा है. प्रीटी सिंपल. कोई भी ऑब्जेक्ट को आप कंसिडर कर सकते हो, उसके कूलिंग को हम कन्वेक्शन में कंसिडर करते हैं. और हीटिंग, कूलिंग के जगह अगर मैं चाहूं तो यहां पे एक टर्म ऐड भी कर देता हूं कि हीटिंग. कभी कभी ऑब्जेक्ट जो गर्म हो रहा है वो भी इसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से हो सकता है. अगर आपने फर्नेस के आसपास या कोई लैंप रहता है ना, लैंप जो आपके टेबल लैंप्स रहते हैं, उसके नीचे हाथ रखा तो आपको फील होगा, उसके ऊपर हाथ रखोगे आपको फील होगा कि हवा, गर्म हवा आपको टच कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि गर्म हवा कंडक्शन की वजह से ऊपर आता है एंड यहाँ पे आपको गर्म फील होगा. सो हीटिंग और कूलिंग ये दोनों आ जाता है ऑब्जेक्ट्स का. एक अच्छा एग्जांपल आपके बुक्स में दिया है अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स. ट्रांसफॉर्मर्स दे स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज, ओके, ऑफ द करंट और ऑफ द पावर इन द वायर्स. तो उसका वोल्टेज का स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है. नाउ ट्रांसफॉर्मर्स ना, दे आर मेड ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ कॉइल, और वो काफ़ी वाइंड किए हुए रहते हैं, और उसके अंदर क्योंकि कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा है, सो व्हाट हैपेंस इज कि वो हीट अप होता है, काफ़ी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है वो. एंड उसके वजह से ट्रांसफॉर्मर्स को ना, दे आर केप्ट इन ऑयल बाथ. ऑयल बाथ मतलब उसको पूरा ऐसा ऑयल में रखा हुआ रहता है. एंड वो ऑयल क्या करता है, दैट ऑयल, वो ऑयल गर्म ट्रांसफॉर्मर में से हीट निकालेगा, और हीट निकालने के बाद वो ऑयल खुद गर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर ठंडा हो जाता है. That hot oil is then passed from a cooling tank. कूलिंग टैंक उस ऑयल को ठंडा करता है और उस ऑयल में से हीट खुद ले लेता है. सो ऐसा हीट ट्रांसफर होते रहता है. ट्रांसफॉर्मर है, इसने हीट दे दिया ऑयल को, ऑयल ने हीट दे दिया कूलिंग टैंक को, टैंक एटमॉस्फेयर में हीट स्प्रेड कर देगा. सो ऐसा हीट का ट्रांसफर होते जाता है. ओके, सो ये भी कहाँ पे आ रहा है? कन्वेक्शन में. नाउ आप एक चीज़ यहाँ पे सोचिए, इसने बहुत सारा हीट ऑयल को दिया, ऑयल ने बहुत सारा हीट टैंक को दिया. अब टैंक जब एटमॉस्फेयर को हीट देने जाएगा, सो देयर इज नथिंग टू एक्सट्रैक्ट हीट रैपिडली फ्रॉम द टैंक, दैट कूलिंग टैंक. उसमें से कैसे होगा? बस हवा अगर फ्लो हुआ, नेचुरली हवा फ्लो हुआ तो चलेगा. बट ऐसा होता है कि 24/7 हवा फ्लो होते रहता है? नहीं. इन सम प्लेसेस हवा स्टेडी रहेगा, स्टिल है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये तो गर्म होने लगेगा टैंक. टैंक गर्म हुआ तो ऑयल भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हीट नहीं निकल रहा है. ऑयल गर्म हुआ तो ट्रांसफॉर्मर गर्म होगा. सो हमको ऐसा नहीं चाहिए. तो हम ना एटमॉस्फेयर या नेचर के भरोसे नहीं रह सकते कि वो कब टैंक को ठंडा करेगा. सो व्हाट विल हैव टू डू इज, ये टैंक के सराउंडिंग में हम फैंस यूज कर सकते हैं. तो फैन क्या काम करेगा? हवा को ज़्यादा रैपिडली मूव करवाएगा टैंक के ऊपर से.
तो यहाँ पे नेचुरली कन्वेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे हम कुछ मशीन की हेल्प ले रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प ले रहे हैं. Whenever you take a help of external source for convection, it is called forced convection. तो forced convection याद रखना students, it is not natural, it is using external help to increase rate of convection. Okay? And free, इसको हम नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं. इसमें कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं ली जाती है. नेचुरल कन्वेक्शन, इसमें कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं लिया जाएगा. इसको ऐसे बस सामान को लाया और छोड़ दिया, ऊपर वालों के भरोसे, जो होगा देखा जाएगा. यहाँ पे हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. हम मशीन या किसी चीज़ को वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं ताकि वो उसको कंटिन्यूसली कूल करते रहे. जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स वगैरह में जो फैंस लगे रहते हैं ताकि उस लैपटॉप्स वगैरह को कूल करे, जल्दी से CPU को कूल करे आपके, तो वो फोर्स कन्वेक्शन हो गया. फ्री मतलब नेचुरल, जो हवा का फ्लो चलते रहता है, ये सब नेचुरल कन्वेक्शन है. लैंड एंड सी जो गर्म और ठंडा होता है, ये सब नेचुरल कन्वेक्शन है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर रहेगा. एंड यहीं से अपना कन्वेक्शन का पार्ट खत्म होता है. देन लास्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एंड सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रेडिएशन. रेडिएशन काफ़ी सिंपल है. इट इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच ट्रांसफर्स एनर्जी. एनर्जी मतलब यहाँ पे हीट होगा. एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोल सकते हो. सो सपोज कोई एक बॉडी है, मैं बोल रहा हूँ दिस इज बॉडी 1 एंड ये है बॉडी 2. नाउ रिमेंबर, ये दोनों का टेम्परेचर T1 T2, T1 और T2 दे बोथ आर ग्रेटर देन 0 केल्विन. एब्सोल्यूट जीरो जो सिखाया था ना चैप्टर में, उससे ज्यादा है. इफ दिस इज द केस कि कोई भी दो बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन है. 0 केल्विन का मतलब क्या, ये ओके नहीं है. 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस. इससे ज्यादा है अगर टेम्परेचर, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये बॉडी भी हीट रेडिएट करेगा हर जगह पे इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड ये बॉडी भी हीट रेडिएट करेगा. तो देख रहे हैं आपको, रेडिएशन में ये दोनों बॉडीज हीट एक्सचेंज करेंगे. इसको रेडिएशन बोलते हैं. क्या मैंने कहीं भी कहा कि ये दोनों के बीच में कोई बॉडी, कोई वायर कुछ लगा हुआ है? नहीं. इसका मतलब रेडिएशन इज द फॉर्म ऑफ, इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती. नो मीडियम रिक्वायर्ड. इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम. विदाउट मीडियम ट्रांसफर कर सकते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल आपको पता रहना चाहिए. सन से जो अर्थ तक एनर्जी आ रहा है, दोनों के बीच में क्या धागा या कुछ रॉड लगाया हुआ है? कुछ भी नहीं है. कंडक्शन, कन्वेक्शन, कुछ भी नहीं. द ओनली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज रेडिएशन. तो सन रेडिएट करता है हीट एनर्जी को, एंड वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रहा है, एंड वो आके अर्थ पे लग रहे हैं. इससे आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी कैन एंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इसके आगे एक छोटा सा फाइनल टॉपिक बचा हुआ है, एंड देन वी कैन कंक्लूड दिस चैप्टर. दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. आपको क्या लगा था न्यूटन सिर्फ मैकेनिक्स में? साइंस के हर एक ब्रांच में है ये बंदा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक सिंपल एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं. हमने अज्यूम करो एक कैलोरीमीटर लिया है, ओके, एंड इन दिस कैलोरीमीटर वी हैव फिल्ड वाटर. वाटर फिल किया, गर्म है, काफ़ी गर्म पानी है, एंड एक हमने थर्मोमीटर रख दिया है इसमें. दिस विल मेजर द टेम्परेचर. सिंपल सा लॉजिक है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, कितना टेम्परेचर इस पानी का कम होते जा रहा है, गर्म पानी है ना, तो इट विल लूज हीट. हीट ये लूज करने वाला है सराउंडिंग को. हाउ मच विल द टेम्परेचर डिक्रीज पर मिनट? अगर मेरे को ये निकालना है, सो इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, टेम्परेचर टाइम ग्राफ. ओके, सो टेम्परेचर टाइम ग्राफ में हर मिनट या हर सेकेंड टेम्परेचर कितना, अभी हर सेकेंड कैलकुलेट करना मुश्किल है. सो वी आर गोना टॉक इन टर्म्स ऑफ मिनट्स. सो लेट्स से यहाँ पे जो यूनिट है मिनट में कंसिडर करते हैं. वैसे ऐसा यूनिट करेंगे तो सेकेंड्स की बात करेंगे, बट फॉर सिंपलर एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे मिनट कंसिडर किया. सो ये जो कर्व मिल रहा है ना आपको, टेम्परेचर बाय टाइम कर्व, तो ये जो कर्व मिल रहा है ये प्लॉट किया, एंड न्यूटन ने क्या नोटिस किया यहाँ पे, सपोज ये 1 मिनट है, ये 1 मिनट है, ये जो गैप है ना दोनों के बीच का, ये 1 मिनट और 1 मिनट का गैप है.
इन द फर्स्ट मिनट जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, आप नोट करो यहाँ से यहाँ आने में ये टेम्परेचर चेंज दिख रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ चेंज 1। दिख रहा है कितना ज़्यादा चेंज है, चेक करना ये 1 मिनट में टेम्परेचर चेंज कम दिख रहा है ना। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि टेम्परेचर में जो ड्रॉप होने वाला है वो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा रहता है, बाद में टेम्परेचर का ड्रॉप कम हो जाएगा। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस ड्रॉप इन टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द ओरिजिनल टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग जितना हो गया। जब आपका कोई गर्म पानी सादा हो गया, वो रूम टेम्परेचर तक आ गया है, तो टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं। सो दिस चेंज इन टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे शुरुआत में ज़्यादा है जब टेम्परेचर ज़्यादा था, बाद में कम हो गया क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। सो इसी चेंज को हमको ऑब्जर्व करना है। नाउ ये जो कूलिंग कर्व है, अगर मैं इसका स्लोप बनाने का ट्राई करूँ तो स्लोप क्या होता है स्टूडेंट्स? y अपॉन x। सो कूलिंग कर्व जो रिप्रेजेंट कर रहा है, कूलिंग कर्व, दिस रिप्रेजेंट्स अ स्लोप which is equal to change in y upon change in x। y पे टेम्परेचर है, क्या मैं इसको dt बोल सकता हूँ? x पे टाइम है d स्मॉल t। स्टूडेंट्स dt अपॉन d स्मॉल t, इसको ही हम बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। क्या बोला जाएगा इसको? रेट ऑफ कूलिंग। ओके, इसका SI यूनिट क्या होगा? डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, है ना। ऊपर टेम्परेचर है, नीचे टाइम है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन पर सेकेंड। ओके, सो ये कर्व को जब मैं ये देख रहा हूँ रेट ऑफ कूलिंग, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा है। देखो स्लोप ज़्यादा है, सीधा नीचे गया, ये पार्ट में स्लोप ज़्यादा है, इस पार्ट में स्लोप कम है। न्यूटन ट्राइड टू अंडरस्टैंड दिस स्लोप कि ये रेट ऑफ कूलिंग किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एंड ही केम टू अ कंक्लूजन कि रेट ऑफ कूलिंग विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। सो टेम्परेचर डिफरेंस मतलब ये फाइनल टेम्परेचर है, बॉडी का एक्सटर्नल टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ये बॉडी का टेम्परेचर है। जब सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस है तो टेम्परेचर ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। जब सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर में कम डिफरेंस है तो टेम्परेचर ड्रॉप भी कम होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अगर मैंने ग्राफ, मैंने नहीं मतलब न्यूटन नहीं किया था, ये ग्राफ प्लॉट जब उन्होंने किया तो ही फाउंड कि जो स्लोप है, अब इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा? y अपॉन x। y में है रेट ऑफ कूलिंग, x में है टेम्परेचर डिफरेंस, बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। सो इसको जब उन्होंने प्लॉट किया ही फाउंड अ ब्यूटीफुल कंक्लूजन कि ये कांस्टेंट है। ओके, सो जब कोई चीज कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो डी टी बाय डी स्मॉल टी वॉज फाउंड टू बी, यहां से आएगा, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इस कांस्टेंट को एक काम करते हैं हम c से डिनोट करेंगे, c इंटू टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, नाउ यहाँ से ये कांस्टेंट आ चुका है। सो ये इक्वेशन, दिस हेल्प्स यू टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी एट एनी टाइम, अगर आपको कांस्टेंट का वैल्यू और सराउंडिंग का वैल्यू पता रहेगा, या फिर हम सीधा रेट ऑफ कूलिंग भी निकाल सकते हैं। सो विल यूज दिस फॉर्मूला इन द अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स गिवन बिहाइंड द चैप्टर एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, सो यहाँ पे आई होप आपको ये ग्राफ समझा रहेगा। प्लीज रिमेंबर दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप ही कांस्टेंट रहता है। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी कैन कंक्लूड अवर चैप्टर 7th थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, एंड यहाँ से इसके आगे एक सेशन में स्पेशली लूंगा आपके लिए, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें जो एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक दिया हुआ है। ओके, सो विल एंड आवर टॉपिक हियर। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझा रहेगा। इफ एनी डाउट्स प्लीज एक बार रिवाइंड करके अच्छे से देख लीजिएगा, और आप हर सेशन के बाद जो भी MCQs दिए हैं प्लीज उसको अच्छे से बाय हार्ट करके सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवाइज लर्निंग, लिव टू लर्न। थैंक यू।